अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से स्टडीज़ कर रहे होंगे। मेरा नाम आमिर जावेद है और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। फ़िज़िक्स का लेक्चर 10th क्लास का यूनिट हमने स्टार्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और आज उसका हमने लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गई होंगी और आपने उसे याद कर लिया होगा। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतालिक उसके बारे में टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है जी? कि सपोज ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो पेंडुलम का बॉब जब ए से बी पर आता है और बी से ए पर जाता है, तब हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की है। दोबारा सुनिए, हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये अपनी मीन पोजीशन ओ पर था, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आए, ए से बी और बी से ए तक जब ये वापस आता है उस वक्त इसने अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। तो वाइब्रेशन को हम यूँ डिफाइन करेंगे, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वन कंप्लीट round trip of a vibrating body about its mean position. Is called vibration. One complete round trip of a vibrating body about its mean position. अब ये कंप्लीट राउंड ट्रिप कैसे? कि पहले बॉडी अगर ए पर था, ए से बी पर आया और बी से दोबारा ए पर वापस गया, तो हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। यानी कि अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, उसे कहा जाता है वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बाद स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन करेंगे टाइम पीरियड। अब देखें, बॉडी ए से बी पर आया और बी से ए पर गया, तो हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए बॉडी को जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। यानी कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा उसमें, और जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। द टाइम टेकन by a vibrating body to complete one vibration. Is called टाइम पीरियड। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने टाइम और टाइम पीरियड का फ़र्क थोड़ा सा देखना है। टाइम तो किसी इवेंट के होने में जो इंटरवल लग रहा है उसको टाइम कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर आएगा टाइम पीरियड का वर्ड, तो वहाँ पर आपने समझ जाना कि एक चीज़ मखसूस वक्फों के बाद, मखसूस टाइम के बाद बार बार हो रही है। तो एक
वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. नॉर्मली टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, लेकिन टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी का सिंबल यूज होता है और यूनिट इसका भी सेकंड ही होता है. जिस तरह टाइम का यूनिट सेकंड होता है उसी तरह टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड ही होता है. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने करनी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी. अब जितना टाइम बॉडी को वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड. और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल होती हैं, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वाइब्रेशन की जगह बेटा हम साइकिल्स भी लिख सकते हैं. द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed by a vibrating body in 1 second. Is called फ्रीक्वेंसी. तो ए से बी तक और बी से ए तक एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट की हमने. अब एक ऐसी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड. और एक साइकिल या एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड. कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है या जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है उसे कहा जाता है बॉडी की फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी के अगर हम सिंबल की बात करें, फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल एफ और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो इस तरह अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है. तो यहां पर एक एमसीक्यू के हवाले से एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. यानी कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके जब मल्टीप्लाई होगा तो एफ टी इज इक्वल टू 1. तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ऑप्शन में 1 भी आ सकता है या इज यूनिट. यूनिट का मतलब भी 1 ही होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू 1/T. इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट हर्ट्स होता है, जिसको Hz से लिखा जाता है. लेकिन इसके दूसरे यूनिट्स साइकिल्स पर सेकंड, वाइब्रेशंस पर सेकंड या हर्ट्स. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है, सिस्टम इंटरनेशनल में फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स. हर्ट्स साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है, वाइब्रेशंस पर सेकंड भी कहा जाता है उसको. लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपने फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट बताना है कि वो हर्ट्स होता है.
इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट डेफिनेशन जो हमने इसकी करनी है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए अगर हम दोबारा एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करें, ये मीन पोजीशन O, एक्सट्रीम पोजीशन A और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B। अब O का या तो आप A से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लें, इसको X से शो किया जाता है, या ये द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन to extreme position from either side is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body the maximum displacement of a vibrating body from its mean position to extreme position from either side is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body from its mean position to extreme position from either side, यानी कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसका मीन पोजीशन से O से लेकर A तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लें या O से लेकर B तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो इसको एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है? देखें, जो एम्पलीट्यूड होता है वो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है A डैश, तो मीन पोजीशन से अगर बॉडी पॉइंट A डैश पर आया है तो इसके दरमियान और मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड इसे उस सूरत में कहा जाता है जब मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। जब मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अगर कोई मैक्सिमम के अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट है तो उसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही कहा जाएगा और समटाइम्स उसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम टर्म्स ख़त्म हो गई। हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं, एक वाइब्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड की। ये इन चारों में से कोई सी 2 डेफिनेशन या कोई एक डेफिनेशन भी समटाइम्स आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये जो डेफिनेशन है सारी ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इन्हें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। 4 में से कोई सी 2 को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है या फिर किसी एक का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वेव मोशन, और उसमें पहले हम वेव की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेव क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। A wave is a disturbance in a medium
A wave is a disturbance in a medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion A wave is a disturbance in a medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion about their mean position after equal intervals of time. तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इस चैप्टर का सारा पोर्शन वेव मोशन पर है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है जी कोई खलल, कोई प्रॉब्लम। इन अ मीडियम, किसी मीडियम में एक ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं हम विच कॉजेज, जो सबब बनती है, जिसकी वजह से होता है द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। A wave is a disturbance in a medium which causes the particles of medium to undergo vibratory motion. वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। कैसे वाइब्रेटरी मोशन करते हैं? टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वक्त के बराबर लम्हों में ये अपनी वाइब्रेशन, इक्वल लम्हात में अपनी ये वाइब्रेशन रिपीट करते हैं। यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में सपोज जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है, और अगर किसी वेव का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो मीडियम के पार्टिकल्स एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद अपनी वाइब्रेशन रिपीट करते हैं, अपनी वाइब्रेशन रिवाइज करते हैं। तो अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होती है विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मखसूस लम्हों के बाद। यानी कि हर टाइम पीरियड के बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं मीन पोजीशन के गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन रिपीट करते हैं। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें हम बड़ी तरतीब से पढ़ेंगे कि कैसे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं, कैसे ही अपनी वाइब्रेटरी मोशन को रिपीट करते हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी यूजेस ऑफ वेव्स। ये वेव्स हमारे ज़िंदगी में कैसे काम आती हैं? तो स्टूडेंट्स, ये वेव्स हमारे ऐसे काम आती हैं कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी को, बहुत ज़्यादा मटेरियल को जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं हम। कुछ यूजेस इसके, सबसे पहले साउंड। अब मैं ये बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, तो ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, यानी कि बोलने वाले से सुनने वाले के कान तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में। यानी कि मैं यहाँ पे जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ वेव्स की शक्ल में आपके कानों तक पहुँच रही है। तो मेरी आवाज़ एक एनर्जी है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का
जो ज़रिया है वो क्या है, वेव्स हैं। तो साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है वेव्स की शक्ल में। उसके बाद नेक्स्ट सनलाइट। अब सन से हमें हीट एनर्जी आती है और लाइट एनर्जी आती है, कलेक्टिवली उसको सनलाइट कहा जाता है। अब सनलाइट इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। तो वो वेव्स की शक्ल में हम तक सनलाइट पहुंचती है। तो सनलाइट यानी कि हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को सन से कैरी करके, स्पेस से गुजार के हम तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसे वेव्स कहा जाता है। इसके अलावा टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो आपके पास रेडियो सिग्नल्स आते हैं, जो टीवी के सिग्नल्स आते हैं, टेलीविज़न सिग्नल्स आते हैं, ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ये सारी की सारी वेव्स के ज़रिए होती है। तो अगर वेव्स ना होती तो हम आपस में एक दूसरे से इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि ना टीवी सिग्नल्स आते ना रेडियो सिग्नल्स आते। तो टीवी सिग्नल्स और रेडियो सिग्नल्स को हम तक लेकर आने का एक सोर्स वेव्स है। और इसका एक और यूज़ सर्जिकल पर्पसेस। एक्सीडेंट में जो बोन्स वगैरह ब्रेक होती हैं, फ्रैक्चर होता है, हड्डियां टूटती हैं, तो उसको लोकेट करने के लिए वेव्स यूज़ होती हैं। हम ये जो एक्सरेज वगैरह करते हैं टूटी हड्डियों को देखने के लिए या किसी डिफॉर्मिटी का पता चलाने के लिए, ये सारी की सारी वेव्स होती हैं। इससे हम जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, टूटी हड्डियाँ, जॉइंट्स और इन चीज़ों को एक शीट पे लोकेट करते हैं जिसे एक्सरे शीट कहा जाता है, और उससे फिर हमें सर्जिकल पर्पसेस में आसानी होती है। हमें उन चीज़ों की सर्जरी करना आसान होता है, मतलब टूटी हड्डियों को जोड़ना आसान होता है, ताकि क्योंकि हम उसके जो प्रॉब्लम है उसको लोकेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस जगह से हड्डी फ्रैक्चर है, और वहाँ से फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंड पे मैं आपको इसकी समरी बता दूं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे लाके एंड किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट की सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुताल्लिक कुछ टर्म्स, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। इन चारों टर्म्स को गो थ्रू करने के बाद फिर हमने एक टॉपिक लिया, एक टॉपिक पढ़ा जिसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम दिया हमने। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में उसकी डेफिनेशन, आइडियल सिस्टम की नो हाउ, डैम्प्ड सिस्टम, और साथ उसकी एप्लीकेशन वगैरह को हमने स्टडी किया। और इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद फिर हमने इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट किया, वेव। उसमें हमने वेव की डेफिनेशन देखी। वेव की डेफिनेशन देखने के बाद वेव्स और भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन हमने इसके 4 यूजेस देखे जो आप शॉर्ट क्वेश्चन में ब्रीफ करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे बुक से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से लर्न करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेव्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।